नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, यूपी में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। आपको बता दें कि कोरोना की संख्या लगातार, यानी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 13,685 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 72 कोरोना मरीजों की जान चली गई है 24 घंटे के भीतर। लखनऊ में 3,892 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि लखनऊ प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा खराब है। वाराणसी कानपुर नगर में भी स्थिति चिंताजनक है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी में कोरोना ने पूरी तरीके से हाहाकार मचा दिया है। लगातार कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तेजी से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 13,685 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 72 कोरोना मरीजों की जान चली गई है 24 घंटे के भीतर। 3,892 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं लखनऊ में। लखनऊ प्रयागराज में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। वाराणसी कानपुर नगर में भी स्थिति चिंताजनक है। यूपी में कोरोना से लगातार स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 13,685 नए कोरोना केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। और पिछले 24 घंटे में 72 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने की बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। प्रदेश में 70% आरटीपीसीआर जांच हो। निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील करें। अस्पतालों में दवाओं की कमी न होने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर बैठक की है और बैठक में तमाम निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील करें। अस्पतालों में दवाओं की कमी न होने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सीएम योगी ने आज बैठक की है और बैठक में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को कोई दिक्कत न हो और इसलिए तमाम निर्देश दिए गए हैं। 70% आरटीपीसीआर जांच हो। निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील करें। अस्पतालों में दवाओं की कमी न होने पाए, यानी किसी भी अस्पताल में दवाओं की कोई कमी न रहे, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश मिला है। तो नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा है। नियमों की अनदेखी करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। अफसर खुद फील्ड में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण करें। वहीं अस्पतालों में दवा और बेड की किसी तरह की कमी न हो। सीएम ने ये सख्त निर्देश दिया है। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर हाल में हो। वहीं 70% टेस्ट आरटीपीसीआर के माध्यम से हो। तो निजी अस्पताल को भी कोविड अस्पताल में बदला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है। 50% एम्बुलेंस को कोविड कार्य में लगाया जाए। हर जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित रहे। वहीं वैक्सीनेशन का काम तेजी से संचालित किया जाए। सीएम योगी ने यह निर्देश दिया है। कोविड अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग हो। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है सभी अफसरों को। और अफसरों से यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने भी नियमों की अनदेखी की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। वहीं तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें यह भी कहा गया है कि आप खुद अस्पतालों का निरीक्षण करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक हो रही है और बैठक के साथ साथ अफसरों को, मंत्रियों को, अस्पताल प्रशासनिक पदाधिकारियों को सबको निर्देश दिए जा रहे हैं। 70% आरटीपीसीआर जांच हो, यह कहा गया है। वहीं निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील करें। उत्तर प्रदेश में जितने भी निजी अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए, ये बातें कही गई है। यानी एक एक दिन में हजारों की संख्या में जिस तरीके से मरीज की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और ऐसे में संसाधन को लेकर कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई चूक न रह जाए, और इसलिए लगातार
अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील करें, ये बातें कही गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना को मात देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि जितने भी निजी अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में कोविड अस्पताल में तब्दील करने के निर्देश दिए गए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, अलग अलग जिले में हम चलते हैं अपने संवाददाता के पास और सबसे पहले हम नीलेश चौहान के पास चलेंगे लखनऊ। नीलेश, जहां तक लखनऊ की बात कर ली जाए, राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। लखनऊ में इस वक्त ताजा हालात क्या है? राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से पसार रहा है, लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है जी। पिछले 24 घंटों की तो 4,444 लोग संक्रमित हुए थे, 31 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं आज की तस्वीरें हमने सीधा अपने दर्शकों को बैकुंठ-धाम से दिखाई थी, जहां पर एक के बाद एक करीब 2 दर्जन लाशें एक साथ जल रही थी। वहीं कतारों में वाहन खड़े हुए थे। तो ये अपने आप में एक भयावह स्थिति को दर्शाता है कि राजधानी लखनऊ की स्थितियां क्या है। केजीएमयू की बात करें तो केजीएमयू में डॉक्टर समेत कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो करीब 250 के करीब ये आंकड़ा है जो पॉजिटिव है। हर एक विभाग में कोई ना कोई कर्मचारी या डॉक्टर पॉजिटिव है। वहीं अगर हम पीजीआई की बात करें तो पीजीआई में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों समेत 100 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं अलग अलग विभागों में तैनात सरकारी अधिकारियों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, उनके परिवार के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो राजधानी लखनऊ मौतें हो रही है लगातार, यानी कि जो तस्वीरें सामने आ रही है 24 घंटे के अंदर 70 से 72 लोगों की मौत हो गई है और बहुत ही चिंताजनक है और डॉक्टर्स भी सहमे हुए हैं। आलोक मालवीय भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रयागराज से और मेरठ से भी हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रयागराज चलते हैं। लखनऊ के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी जिले की स्थिति खराब है तो वो है प्रयागराज। मैं आलोक मालवीय आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त वहां पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे निर्देश दिया है कि जितने भी निजी अस्पताल हैं उसे भी कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए, मरीजों की संख्या को देखते हुए क्या निजी अस्पतालों में अब भर्ती लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, निजी अस्पताल भी अपने यहाँ कोविड वार्ड तैयार कर रहे हैं कि कोविड वार्ड में जो भी मरीज आएंगे उन्हें एडमिट किया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो संगम नगरी में एम्बुलेंस को भी कोरोना रोगियों के लिए तैयार किया जा रहा है कि कोरोना रोगी इस एम्बुलेंस में बैठकर सीधे अस्पताल जाएंगे और सीधे ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश नहीं आया था, जब तक लोगों को बेड नहीं मिल पा रही थी कोरोना अस्पतालों में, कोरोना अस्पताल में पूरी बेडें फुल हो चुकी थी। उसके बाद जब यह जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही तो उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोविड के जो अस्पताल है उनकी संख्या बढ़ाई जाए और जो कोविड अस्पताल पुराने बने हुए हैं उनके बेडों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनका संक्रमण तेजी से दूर किया जा सके और वो आम धारा में जुड़ सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कल से नववर्ष शुरू हो रहा है और नवरात्रि शुरू हो रही है, तो नवरात्रि के लिए मंदिरों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं कि श्रद्धालुगण आए, मंदिरों में दर्शन करें, पूजन करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। बिल्कुल, ये तो लिए जो जी। और ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। अतुल शर्मा के पास चलते हैं मेरठ। अतुल, मेरठ की बात कर ली जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से भी खबर आ रही है मेरठ में कि वहां भी कोविड के मरीज पाए जा रहे हैं, क्या ताजा हालात है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ के मवाना क्षेत्र की बात करें, वहां पर भी देहात क्षेत्र पड़ता है, वहां पर भी कोविड के मामले सामने आने लगे हैं। अगर बात करें शहर की तो शहर में तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर बढ़ने लगेंगे तो भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। जिस तरह से कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, लगभग 215 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, कोई मृत्यु नहीं हुई है वास्तव में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, अगर यही स्थिति अगर देहात की तरफ बढ़ गई तो देहात के लोग इतने जागरूक नहीं होते, गांव के लोग इतने जागरूक नहीं होते कि वो कोविड की स्थिति में फंस जाएंगे और ज्यादा जिस तरह से संक्रमण है वो बढ़ता चला जाएगा। वहां के जो अधिकारी हैं, जो एसडीएम है, आला अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, मवाना की अगर बात करी जाए तो वहां पर बिल्कुल भी लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तहसील के अंदर जो लोग आते हैं उन पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा रही है।
आज भी वहां पर हमारे संवाददाता ने जाकर के चेक किया था, वहां पर वीडियो बनाई, लेकिन जी। एसडीएम और वो अपने ऑफिस में बैठकर तो बात कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ करके पूरी गाइडलाइन का पालन हो रहा है, लेकिन वास्तव में स्थिति यह है तहसील के अंदर इतनी भीड़ रहती है कि कोई भी मास्क नहीं लगाता है, ना कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था, ना किसी भी तरह की। सरदना की बात करें तो वो भी देहात में लगता है, वहां भी यही स्थिति है, सेम स्थिति देहात में चल रही है। आला अधिकारी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, इनों का कोई ध्यान नहीं है, केवल ऑफिस तक जाते हैं, वहीं पर लोगों को समझाते हैं, कोविड की गाइडलाइन के तहत काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन आम जनता के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है जिससे वो जागरूक हो सकें। जी बिल्कुल। और जहां तक लखनऊ की बात कर ली जाए, जैसे कि अतुल कह रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। नीलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तमाम तरह की सख्तियां बरतने के लिए निर्देश दे रहे हैं, नवरात्र हो या रमज़ान, सब जगहों पर कह दिया गया है स्पष्ट तौर पर कि 5 लोगों से ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे दुर्गा मंदिर में हो या मस्जिद में हो या कहीं भी, क्योंकि ज़िंदगी है तो अभी सब कुछ है, ज़िंदगी से बढ़कर आस्था नहीं है। ऐसे में क्या आपको नज़र आ रहा है लखनऊ में इस निर्देश का पालन कराते हुए अधिकारी? आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार दिशा निर्देश आला अधिकारियों को जारी कर रहे हैं, लेकिन उन आला अधिकारियों की अगर हम बात करें तो वो खुद मुख्यमंत्री के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज की अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ का जो ग्रामीण इलाका है वहां पर चंद्रिका देवी मंदिर है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आज होता नहीं दिखा। हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर एकत्रित हुई। हालांकि एहतियात के तौर पर जो नवरात्रि के समय चंद्रिका देवी में ऐतिहासिक मेला लगता था उसको कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन उसको वहां पर शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा सके। वहीं अगर हम दूसरी ओर राजधानी के साप्ताहिक बाजारों की बात करें तो राजधानी के साप्ताहिक बाजारों में कहीं पर कोई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आया। हालांकि आला अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री को यही बताते हैं कि पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार है, पुलिस प्रशासन तैयार है और पूरे कोविड प्रोटोकॉल का राजधानी लखनऊ में पालन कराया जा रहा है। हजरतगंज इलाके को अगर हम छोड़ दें तो कहीं ना कहीं दूसरे चौराहों की अगर हम बात करें तो वहां पर पुलिसकर्मी भी नदारत नजर आते हैं। हजरतगंज में हालांकि थोड़ी दूर पर विधानसभा है, राजभवन है, बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, तो इस लिहाज से 24 घंटे पुलिस प्रशासन तैयार रहता है और तैनात रहता है ताकि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सके। हजरतगंज इलाके को छोड़कर अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें, सिकंदराबाद की बात कर लें या फिर रखास की बात कर ले, रकाबगंज की बात कर ले, अहियागंज की बात कर ले, इन तमाम जगहों पर लगातार कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं। अधिकारी दोपहर में अपने एसी वाले कमरों में बैठकर मजे ले रहे हैं। जनता परेशान है, जनता चाहती है कि अब उनके ऊपर शासन प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई हो, तभी वो मानेंगे, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा राजधानी लखनऊ का है उसको देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप लाखों रुपए खर्चा कर लीजिए, करोड़ों रुपए का इश्तिहार करवा लीजिए कि आप कोरोना को लेकर जागरूक हो जाए, लेकिन जनता इससे मानने वाली नहीं है। अब आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनता मानने वाली नहीं है, बिल्कुल नीलेश, आप सही कह रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो है हजारों के तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं और कल से लेकर 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इसके बावजूद भी कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है? पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो सरकार के दिशा निर्देश है, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश है, जिस तरीके से जो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर है वहां पर मुख्यमंत्री खुद जाकर जायजा लेते हैं और आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हैं कि राजधानी के तमाम अस्पतालों में बेडों की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कराई जाए, मरीजों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो उसको सुनिश्चित कराया जाए। उसके अलावा आने वाले जो आगामी त्योहार, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश बातचीत के लिए। और प्रयागराज से हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेरठ के संवाददाता को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी के नवोदय विद्यालय में फूटा है कोरोना बम। आपको बता दें कि जगह जगह से जो खबर आ रही है उसमें ये कि कोरोना को लेकर एक विस्फोट हो रहा है। नवोदय विद्यालय के 41 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खाना बनाने वाला मेट भी संक्रमित निकला है। सभी को विद्यालय में ही क्वारंटीन किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, कौशाम्बी से खबर है जहां पर नवोदय विद्यालय में भी कोरोना बम फूटा है और एक दो नहीं बल्कि 41 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खाना बनाने वाले जो मेड है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद से सनसनी फैल गई है। सबको स्कूल में ही यानी कि वहीं क्वारंटीन किया गया है और पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर सावधानियां बरती जा रही है। होली के बाद जब ये नवोदय विद्यालय में जो आए थे कुल अराउंड वहाँ पर 140 कुल छात्र छात्राएँ हैं, इसमें 52 छात्राएँ हैं, बाकी छात्र हैं। तो वहाँ पर जब 2 छात्राओं को थोड़ा फीवर या सिम्टम्स की हुई तो हम लोगों ने फुल फ्लैज वहाँ पर कैंप लगा के टेस्टिंग कराई।
तो उसमें जितने भी बच्चे हमारे वहाँ पर 40 के अराउंड मिले उनको हमने आइसोलेट कर लिया है। हम लोगों की वहाँ पर सर्वेलेंस टीम और हमारे जो नगर पालिका के अधिकारी वो गए वहाँ पर, तो इस बार मेरे द्वारा भी विजिट किया गया। वहाँ पर बच्चों की तबीयत में कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम लोगों ने पूरी उनको दवाई और पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर वो सब प्रोवाइड कर दिया है। उनकी काउंसलिंग भी कर दी है कि इससे कोविड से कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आप लोग जो उसके जो उपचार के तरीके हैं उसका पालन करिए और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि पूरी तरीके से उपचार किया जा रहा है हॉस्पिटल में और सबको कहा गया है कि चिंता करने की बात नहीं है, आप सावधानी बरतें और उपचार कराएं, जल्दी से जल्द आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो सभी को विद्यालय में ही क्वारंटीन किया गया है। और आशीष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। आशीष, जहां तक नवोदय विद्यालय की बात कर लीजिए, 41 बच्चे वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आसपास के इलाके का क्या हाल है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि होली के बाद जब 2 छात्राओं में थोड़ी तबीयत तो प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ और वहां पे अपनी टीम को भेजा और वहां पे सारे बच्चों का चेकअप किया गया, जिसमें ये हुआ कि 40 बच्चों का पॉजिटिव आए। उसको जैसे ही आए उनको स्कूल में और क्वारंटाइन किया गया और नगर निगम टीम वहां पे गई और जिलाधिकारी भी विजिट किया वहां पे, और जितनी भी जो भी दवाएं थी और सारी चीज सबको वहीं पे ऑपरेट करके सारी चीजों को वो वहां पे उपलब्ध करवाई गई। जी, सब चीज़ें उपलब्ध करा दी गई जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि नवोदय विद्यालय में तो ठीक है, वहाँ क्वारंटीन कर दिया गया है, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई है, लेकिन आसपास जो इलाके हैं वहाँ का क्या हाल है? किस तरीके के लोग सावधानियां बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि लगातार ही जिलाधिकारी विजिट चल रहा है और स्वास्थ्य कर्मी जो अगर सीएमओ की बात करें तो वहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि इसको कैसे बचा जाए, और नगर निगम की टीम जो है वो रेगुलर वहाँ पे साफ सफाई और लोगों को जागरूक करती रह रही है। और अभी जो हाल है वो काफी लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग सावधानी बरतें, कोई डर नहीं, लेकिन सुरक्षा आपके हाथों में, आप अपने हिसाब से मास्क का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर बरेली से, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है और बहुत ही हृदय विदारक खबर है। दरअसल पुलिस की लापरवाही से पीड़ित ने खुदकुशी कर ली है। पीड़ित की आत्महत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। बेटी के घर से भागने पर पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया था। मामले में रामनगर चौकी इंचार्ज ने कोई फरियाद नहीं सुनी। मौके पर चौकी इंचार्ज ने पीड़ित को थाने से भगाया था। आत्महत्या से पहले पीड़ित ने सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में पीड़ित ने चौकी इंचार्ज को जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट में चौकी इंचार्ज पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। चौकी इंचार्ज पर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। रामनगर चौकी इंचार्ज पर सुसाइड नोट फाड़ने का भी आरोप लगाया। मामले में आक्रोशित भीड़ ने पुलिस का घेराव किया है, पथराव किया है। फिलहाल आपको बता दें कि वहां पर सख्ती थोड़ी सी, यानी कि पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। बरेली से खबर है, जहां पर एक पीड़ित पिता ने खुदकुशी कर ली है, सिर्फ इसलिए कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो उनकी लाश खंभे पे लटकी हुई थी, हम देखकर घबरा गए। क्या कारण उन्होंने आत्महत्या की? क्यों उन्होंने आत्महत्या, पता है आपको? तो उस लड़की की वजह से, काइल की वजह से उन्हें तो आत्महत्या कर ली। इतने लोगों ने में बैठन बारी किसी मुंह दिखाते हैं अपना जाकर। ये लड़की कौन थी? बहन थी। क्या हो गया था उसके साथ? जो बात है वो बताओ। वो लौंडा ले गया था याद पर। क्या नाम था उसका? बंटी। फिर थाने में रिपोर्ट करी इसकी? रिपोर्ट की थी चौकी पर। फिर ये चौकी वाला गए ना, इसने पैसा भी खा लिया और फिर भी गया नहीं यहाँ से, और फोन करके उसके घर से भगा दिया। जब मैं सुबह आया ऊपर देखने के लिए, 4 किलो में दीदी आई थी। जब मैं ऊपर चढ़ गया तो खंभे में, पंखे के खंभे में फांसी लगाई हुई थी। कहाँ पता चला उसने फांसी क्यों लगाई? फांसी क्या, वो हमसे छोटी हमारी एक दीदी थी ना, वो यादव के लड़का के साथ चली गई थी। थाना आंवला के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें 8 तारीख को एक लड़की और लड़का दोनों एक ही गांव के थे और वो दोनों चले गए थे। लड़की के पिता के द्वारा लड़के के ऊपर और उसके घरवालों के ऊपर 363, 366 IPC का मुकदमा 9 तारीख को पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना चल रही थी। लड़के को बरामद करने का प्रयास जारी था। इसी बीच आज सुबह
जो लड़की है उसके पिता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और मौके पर जब विवेचक पहुंचे तो लड़की घर वालों के द्वारा उनके ऊपर हीला हवाली, लापरवाही और पैसे मांगने का आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि जो लड़की के जो पिता हैं उनके द्वारा इसी वजह से आत्महत्या की गई है क्योंकि जो चौकी इंचार्ज हैं वो इस तरह का कार्य कर रहे थे और उनको एक सुसाइड नोट भी वहां पर दिखाया गया। इस पूरे प्रकरण और हमारे संवाददाता अयाज खान जुड़ गए हैं। अयाज, मामला बहुत गंभीर है, यानी लगातार कोशिशें हो रही है सब कुछ स्वच्छ होने की, यानी कि साफ सुथरे तरीके से पुलिस न्याय की बात करे, अन्याय न हो, लेकिन यहाँ रिश्वत के कारण एक पिता ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उनके पास पैसे नहीं था। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? बरेली के थाना आंवला के चांदपुर गांव में एक रामनगर चौकी लगती है, वहाँ का पूरा मामला है। ये एक कुछ दिन पहले प्रेमी जोड़ा अपने घर से चला गया था, उसको लेकर के पिता लेकिन नहीं मिला। खारगढ़ से चौकी इंचार्ज रामनगर के पास पहुंचा जब अपनी शिकायत लेके तो उसमें उस टाइम उसे भगा दिया गया। किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कही, कोई जांच करने का कोई भी आश्वासन ऐसा नहीं दिया जिससे कि उसे संतुष्टि थी। लेकिन ये दिल बहलाने वाली एक घटना है ऐसी कि न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है कोई भी पीड़ित, लेकिन किसी तरीके से उसकी न्याय ना मिलना तक हार के उसने एक फैसला लिया, इस पर सुसाइड नोट लिखा उसने और सुसाइड कर ली। नोट लिखा जो इसमें उसने साफ लिखा है कि 1.5 लाख रुपए मुझसे मांगे गए थे। जब मैं चौकी में गया था तो साफ उससे मना कर दिया गया था कि हाँ किसी तरीके को आप जाओ यहाँ से, मतलब भगा दिया गया था। तो उसने इस दुख और परेशानी को देखते हुए कि कोई नहीं सुनेगा, पुलिस ही नहीं सुनेगी, तो उसने आत्महत्या कर ली। तो उसने सुसाइड नोट जब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई कि उसने आत्महत्या कर ली, जब पुलिस पहुंचती है तो सुसाइड नोट को बरामद करती है। कहा जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कि पुलिस ने जो चौकी इंचार्ज पहुंचे थे उन्होंने उसको फाड़ दिया सुसाइड नोट को ताकि दूसरे के हाथ में न लगे। जब ये बात उसके टुकड़े दूसरे लोगों को मिले सुसाइड नोट से तो उन्होंने ढूंढा, जब उसकी जांच की तो फिर उसको पता लगा कि चौकी इंचार्ज षड्यंत्रकारी है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल पुलिस पे खड़ा होता है कि न्याय के लिए लोग जाएं और उनपे किसी तरीके का ना न्याय दिलाने की कोशिश हो, ना भरोसा दिलाने की कोशिश हो और उसे मजबूरन आत्महत्या करना पड़े। तो ये चिंता का विषय है। बरेली पुलिस जैसे यूपी पुलिस से एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तब कहीं ना कहीं ये अब जब ये जानकारी क्षेत्रवासी और गाँव वालों को पता लगती है तो पुलिस, स्थानीय पुलिस जब वहाँ पहुंची तो उन्हें घेर लिया गया और उन्हें बुरी तरीके से इस तरीके से किया गया ताकि वो ही जिम्मेदार है। तो बिल्कुल परेशान पिता ने खुदकुशी कर ली क्योंकि प्रार्थना पत्र लेकर थाना में पहुंचे और थाना में पहुंचने के बाद जब चौकी इंचार्ज ने बात नहीं सुनी, प्रार्थना पत्र को फाड़ दिया गया और सीधे सीधे रिश्वत की मांग की गई, तो हार थक कर आखिरकार जो पीड़ित पिता है उसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल इस मामले में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।